ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 बिल्कुल करीब है, जो कि 23 जनवरी को संपन्न होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पेपर। इसमें हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में। दोस्तों, शिक्षक ही जब इसको परेशानी के रूप में और समस्या के रूप में और बाधा के रूप में देखेगा तो औरों का क्या होगा? तो हम इसको किस रूप में देखेंगे दोस्तों? ये संसाधन के रूप में एक शिक्षक इसको देखे तो इसका हमारा ऑप्शन चला जाएगा तीसरे के साथ कि शिक्षक जो होता है, भारत में अधिकांश कक्षाएं जो बहुभाषी होती हैं उसे शिक्षक संसाधन के रूप में उसे देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी भाषाओं और बहुत सी बोलियों वाली जो कक्षा होगी वो विभिन्न प्रकार के वर्गों से आए हुए विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी एक संसाधन का काम करेगी, जिससे बहुत सी भाषाएं एक साथ एक ही कक्षा में सीखे जाने में सफलता प्राप्त होगी। आइए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन हम पढ़ते हैं। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका हम महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक विकल्प आपको उचित छांटना है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ ही चला जाएगा। इसमें खाली स्थान भरना है। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह किसका कथन है? स्किनर का है कि पावलोव का है, युंग या पियाजे का है? तो दोस्तों, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये पियाजे ने कहा था। तो ये हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन पे यहाँ पे हम देखते हैं, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए या स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को पुरस्कार देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है और बच्चा उस पुरस्कार पे भी आश्रित हो जाएगा, और जब तक उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा तब तक वो अगला कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित डिमोरलाइज क्यों करेंगे? डिमोरलाइज करने से उनका मनोबल और गिरेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा भी बिल्कुल गलत है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। केवल व्याख्यान और व्याख्या प्रस्तुत करने से बच्चों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाना शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन चौथा देखते हैं। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, क्योंकि व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट और आश्वस्त होनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए
केवल शिक्षक बोलेगा तो शिक्षार्थी काठ का उल्लू बने रहेंगे, तो उससे कुछ ज़्यादा सीख नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा ही चला जाएगा कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ उचित चर्चा भी करनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? पहला है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता, याद करना, प्रत्यास्मरण करना, ये तो NCF 2005 इसको बिल्कुल ही मना करता है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, केवल शिक्षक का अनुकरण और नकल करना ये भी काफ़ी नहीं होता है, उससे उनकी मौलिक क्षमता और अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का। इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा भी बिल्कुल गलत है। तीसरा देखते हैं कि जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन चला जाएगा, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रूप से कक्षा में भागीदारी करेंगे, तो इससे कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय संबद्धता बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और चौथा ऑप्शन हमारा है कि शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, अनुकरण करना इत्यादि और याद करना, ये सब NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा ये बिल्कुल इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल चला जाएगा तीसरे के साथ, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ताकि बच्चों में सक्रिय संबद्धता एक साथ मिला रहे। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि डांट से बचते बचते बच्चा और अधिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएगा। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर कोई काम अच्छा नहीं होता है और वो काम ज़्यादातर बेकार ही होता है। और वास्तव में अपनी रुचि से जब बच्चा सीखता है तो वो सर्वाधिक सृजनशील होता है। पुरस्कार कब तक देते और लेते रहेंगे? पुरस्कार से बच्चा बिगड़ भी सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनी रुचि से बच्चा सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बच्चों के केवल नैतिक शिक्षा देने से हमारा काम होने वाला नहीं है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। बच्चों को शिक्षक का केवल अनुगमन और अनुकरण कराया जाएगा तो बच्चा अपनी मौलिक अभिव्यक्ति एवं सृजनशीलता करने में असमर्थ होगा। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा सीधा गलत है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यस, बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र यही कहता है कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना भी विनाश का रूप ले लेगा, इसलिए ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। नैतिक विकास शिक्षा देना ये भी गलत है। बच्चों को शैक्षिक अनुगमन ये भी गलत है। हमारा जो आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देना। ये प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों में नहीं लानी चाहिए
और कोई भी सहायता ना देकर, बिना सहायता के बच्चे इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि वो अपने आप निर्वहन करना सीख जाएंगे, ये भी गलत है ऑप्शन। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये निर्देश लिख कर नहीं, निर्देश देकर, ये बिल्कुल सही है। इससे बच्चे अपने अपने हिसाब से कार्यों को करने में समर्थ होंगे और जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में सहायक भी होंगे। उस पर एक भाषण देकर, भाषण देने से कुछ काम होने वाला नहीं है। तो हमारा ऑप्शन किस पे चला जाएगा कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर उससे जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा ही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, क्या ये सही है? अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ये बहुत अच्छी युक्ति नहीं है। समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा ही बेहतरीन है और चला जाएगा इसी के साथ हमारा ऑप्शन। अच्छा, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को हूबहू रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा चला जाएगा कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे। यह समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा ही चला जाएगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, ये तो सही है। जन्मजात विशेषताओं के कारण, ये भी सही है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा चला जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वंशानुक्रम और वातावरण का अन्योन्य क्रियाकरण नहीं होगा तब तक ये व्यक्तियों में भिन्नता नहीं प्रदर्शित होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, तो जानते हैं कि व्यक्तियों का जो भिन्नता होता है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही भिन्नता स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका किस प्रकार होती है? कम महत्वपूर्ण होती है कि रोमांचकारी होती है कि मुख्य होती है कि गौण होती है? तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका मुख्य होती है, क्योंकि कोई भी बच्चा समाजीकरण अपने घर और परिवार से ही सीखता है, तब उसके बाद बाहर समाज में आता है। तो हमारे किसी बच्चे के लिए समाजीकरण में परिवार की भूमिका मुख्य होती है। यह हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो आइए हम विचार करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। चौथा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, ये पियाजे का चौथा स्टेज है। इसमें अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, ये बिल्कुल गलत है आपका। तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। शैशवावस्था में तर्क तो बच्चा करेगा नहीं और अनुमान लगाने में सक्षम भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा भी गलत जाता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो प्री स्टेज जो होता है, सेंसरी के बाद आने वाला है, 2 से 4 साल का बच्चा निगमनात्मक विचार नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा बिल्कुल गलत है। और पहला ऑप्शन पे हम विचार करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो कंक्रीट होता है
वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य बच्चा हो जाता है। इसलिए हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा पहला ही, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। बेहतर होता है, स्थिर रहता है, औन्नत रहता है और समान रहता है। तो जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र बेहतर और बेहतर होता चला जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसमें कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। एडिस्टोटिक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित। तो यहाँ पे बात कर रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा ही चला जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो हम ऑप्शन पे विचार करते हैं कि विकास एकल आयामी नहीं होता है, विकास पृथक भी नहीं होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ये भी उचित विकल्प नहीं है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये हमारा ऑप्शन दूसरा ही महत्वपूर्ण विकल्प है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा दूसरे के साथ। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, कार्य कारण, अहम केंद्रित चिंतन, विपर्य चिंतन। तो दोस्तों ये प्रतीकात्मक तो है नहीं कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो कारण भी बता रही है कि धूप में ही कपड़े सूखते हैं। तो ये कार्य और कारण का यह प्रदर्शन है और ये हमारा ऑप्शन दूसरा के साथ ही चले जाएगा, कार्य कारण के साथ। आइए विचार करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा में, क्योंकि बच्चों की जो चिंतन होते हैं वयस्कों की मात्रा में विभिन्न प्रकारों पर आधारित होते हैं और मात्रात्मक रूप से थोड़े कम होते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन दूसरा के साथ ही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो हम ऑप्शन पे विचार करते हैं। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देने से तो कुछ होने वाला है नहीं। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना बढ़ावा दिए स्पष्टीकरण करने लगे तो भी बच्चे को समझ में नहीं आए। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देने से बच्चे केवल उपहार पे ही निर्भर हो जाएंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन उतना उचित नहीं है और हमारा ऑप्शन पहला विचार करते हैं अनुबोध और संकेत देना था नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, ताकि बच्चे समय समय पर उन स्थितियों से स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ सीख लें। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? पहले के साथ। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का
एक समुच्चय है, क्योंकि बहुत सी सामर्थ्यों के साथ व्यक्ति अपनी समस्या समाधान में सक्षम होता है, इसलिए सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण ही नहीं है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील है। अगर भाषा प्रारंभिक अवस्था में बच्चा नहीं सीखता है तो उसकी समस्यात्मक उसके आने वाले वर्षों में भी देखने को मिलती है। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन एक अति संवेदनशील काल होता है। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है? जातीय भेदभाव का परिचायक है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिंग का भेदभाव हो रहा है, जाति भेदभाव नहीं हो रहा है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा उदाहरण तो बिल्कुल ही नहीं है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। यही हमारा ऑप्शन तीसरा चला जाएगा कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िगत जो प्राचीन काल से धारणाएं आती चली आई हैं कि लड़के लड़कियों में अंतर होता है और उस तरह से भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करती है। और हमारा ऑप्शन चौथा है कि लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। ये कोई जो वैज्ञानिक नहीं बताता है कि लड़के लड़कियों की तुलना में अच्छे होते हैं और उनसे उच्च योग्यता रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, यही हमारा चला जाएगा ऑप्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, समवयस्कों के परिपर क्रिया से। तो हमारा ऑप्शन चौथे के साथ ही चलाया जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों समवयस्कों के परस्पर क्रिया से ज़्यादा सीखते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे संज्ञानात्मक विकास के चरण। ये तो पियाजे ने प्रस्तुत किया था। शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने, आप सभी जानते हैं कि नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ ही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है। नोट लिखाना बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होता है, वो शिक्षार्थियों का हनन होता है। शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। याद करना तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का अंग है ही नहीं। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, पाठ्य पुस्तक जिसका संदर्भ शिक्षिका देती रहती है, तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे होते हैं, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बच्चे सक्रिय रूप से संबंध होते हैं कक्षा से और शिक्षिका द्वारा उनको निर्देश के अनुसार उनके सीखने में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा चला जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार दंड से संचालित होता है। पुरस्कार दंड से बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें या तो विकृति आ जाएगी या तो बच्चा कुछ अच्छा ही सीख लेगा। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल स्पष्ट और सही नहीं है। और हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हो, उनसे प्रश्न कर रही हो और उनसे उनकी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ रही हो, तो ये हमारा बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करेगा, तीसरा ऑप्शन। आकलन क्या होता है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों को लेबल करने के लिए हम आकलन नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना, प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम आकलन नहीं करते हैं।
सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, ये भी बिल्कुल गलत है। सीखने में सुधार का एक तरीका है कि हम बच्चों को आकलन करते हैं। बच्चों को आकलन या रिजल्ट किसी का इसलिए दिया जाता है कि सीखने में सुधार हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन आकलन वाला सीखने में सुधार करने का एक तरीका है के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत। अलग करने से बच्चों में विकृति आ जाती है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ सीख सकता है, चाहे वो विभिन्न क्षमताओं में कमज़ोर हो फिर भी। और तीसरा ऑप्शन ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन चला जाएगा समावेशन के लिए। एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ये रूढ़िवादी धारणा है, तो ये हमारा ऑप्शन चौथा भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है। यह दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है के साथ तीसरे के साथ ही चला जाएगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। लिखित कार्य बच्चा वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से उन्हें बहुत से लिखित कार्य देने से ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल उचित है। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, ये तो बिल्कुल ही समावेशन का विरोध करता है। उन पर ध्यान न दें। क्यों न दें कि वो वंचित वर्ग का है। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा तो गलत है ही, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ये भी गलत है। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए शिक्षक को उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करना चाहिए के साथ दूसरे के साथ ही चला जाएगा इसका ऑप्शन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखना क्या है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से छिड़ संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। संवेगों से छिड़ संबंध रखता है, ये भी गलत है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है, ये भी गलत है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ये हमारा ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे को की अधिगम निर्योग्यता को पहचान करता है। अधिगम निर्योग्यता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है लेखनी में विकार। बी को डी, वाच को सा और 21 को 12 लिखना, ये सब डिसग्राफिया के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21 को 12, ये डिसकैलकुलिया होता है, मतलब अंकगणितीय है और ये भाषा संबंधित है डिसग्राफिया। और बी और डी ये सब डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगा। और डिसकैलकुलिया, ये सब डिसकैलकुलिया ये सब किस में आते हैं, अधिगम निर्योग्यता के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। और मनोभावों को जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग, ये तो आम बच्चों का भी होता है। अपमानजनक व्यवहार और ये कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही नहीं है। और हमारा अधिगम निर्योग्यता की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया इत्यादि लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो उसके लिए मतलब ये लो विजन का बच्चा है, थोड़ा थोड़ा देख सकता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बिना विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में कैसे डाल पाएंगे। नियमित विद्यालय में तो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं जो आँख और कान तथा मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं।
तो बिना विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में हम नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल गलत। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके किसी काम नहीं आएगी, ये तो शिक्षा के अधिकार का हनन है बिल्कुल ही। तो हमारा ऑप्शन ये दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। अलग संस्थान में डालने से उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। कुछ स्पेशल संसाधनों का प्रयोग करते हुए उसे रेगुलर स्कूल में डाल देने से बच्चे के अंदर विश्वास उत्पन्न होगा और उसे पढ़ाई सुगम लगेगी। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा ही चला जाएगा कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रदान करते उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। और इस तरह से हम आज 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित थे। और इस तरह से अगर वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको पढ़ाई के लिए बहुत से अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।